नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक लंबे 2-3 दिनों के अंतराल के बाद ये सेशन एक बार फिर से आपके सामने है और 2 दिन जो सेशन नहीं हो पाए उसकी पूर्ति आज हम करने का प्रयास करेंगे। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री हमारा अतीत पार्ट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। 4 चैप्टर बचे हुए थे आपके, 6 तक चैप्टर आपको करवा दिए थे। 7th, 8th, 9th और 10th ये 4 चैप्टर बचे हुए थे। तो आइए आज ये चारों चैप्टर एक साथ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। और मेरे विद्वान साथियों, आप जिस भी भाषा में, जिस भी धर्म से या किसी भी तरीके से अभिवादन समझते हो, उस भाषा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और कैसे हैं आप? भावना जी, ट्विंकल जी, रचना चौधरी जी, आयुष वर्मा जी, आर्केस्ट्रा, रीना जी, कैसे हैं आप? और नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत। प्रियंका जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। करें सेशन की शुरुआत। आ जाइए, एक बार फिर करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। रणजीत जी, कैसे हैं आप? पहलवान खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पहलवान खान, ये बात जानकर हमें भी बहुत ही दुख का अनुभव हो रहा है और अल्लाह ईश्वर आपकी बहन को जो है वो अपने चरणों में स्थान दे। कपिल जी, स्वागत आपका। सुनीता जी, प्रवीण जी, कैसे हैं आप? कमलेश शंकर जी, स्वागत आपका। शिवलाल जी, मानु कुमावत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये बात हम फील कर सकते हैं पहलवान जी। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे ही परिवार में, यानी राजस्थान एग्जाम मंत्रा के परिवार में एक बहन, उसके माताजी एक्सपायर हो गए थे। पहले एक भाई के पिताजी एक्सपायर हो गए थे। परिस्थितियां और ईश्वर के सामने हमारा कुछ चलता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। कैसे हैं आप? सुनीता जी, स्वागत आपका भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन का और देखते हैं कि आज के सेशन में कौन से क्वेश्चन है। ये हमारा अतीत भाग 3 का लास्ट सेशन है, यानी 13 नंबर सेशन है। इससे पहले हम जो है 12 सेशन कर चुके हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है नहीं दिख रहे हैं, है ना। जबकि आरबीएससी जब हम कर रहे थे तो इसमें काफी लंबा टाइम लगा था और एनसीईआरटी के टोटल 13 सेशन हुए हैं। टोटल कितने सेशन हुए एनसीईआरटी के? 13 ही सेशन हुए और 13 सेशन में 3 किताबें जो है वो पूर्ण हो चुकी है। तो ज्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने बनाने का प्रयास किया है, जो आपके ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और रीट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। विद्वान साथियों, देखिए, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो इस परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबका आपको जो है वो समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप उसको समय रहते जो है वो लाइव देख पाए। और हर सेशन के नोटिफिकेशन के लिए ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको टेलीग्राम पे जो है हमारी सारी पीडीएफ मिल जाए। कल हम आपको 6th, 7th और 8th इन तीनों क्लास की पीडीएफ एक साथ 1 पीडीएफ दे देंगे। इस 1 पीडीएफ को आप जो है कल डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर ले। और आइए शुरुआत करते हैं। आज क्लास 8 के लास्ट 4 चैप्टर आपको कवर करवा रहा हूं। देखिए, 10वां नंबर चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हमने नहीं किया है। ये 3 चैप्टर ही हमने इसमें जो है करवाए हैं आपको, क्योंकि 10 नंबर चैप्टर आजादी के बाद के बारे में हिस्ट्री बताता है और आजादी के बाद की हिस्ट्री हमारे सिलेबस का पार्ट जो है वो नहीं है। यानी भारत जब 47 में आजाद हो गया था, उसके बाद कैसी परिस्थितियां रही, कैसे जो है वो भारत में शासन संचालित किए गए, इसके बारे में ये चैप्टर जो है हमें बताता है। तो चलिए करें शुरुआत फिर। दयाली कुमारी जी, गुड इवनिंग। तनु जी, स्वागत आपका।
सुनीता जी स्वागत आपका। चलिए देखिए, सारी की सारी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, जो यहाँ पर क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे 100% मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यह है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने जो है इसकी स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। विलियम जोन्स ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका का इन्होंने जो है प्रकाशन शुरू किया। और कोलकाता में मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो 1781 के अंदर कोलकाता में मदरसा की स्थापना की गई। ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना जानता है, लिखना जानता है और पढ़ाना भी जानता है, पढ़ाना, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति को मुंशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंशी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो फारसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है और पढ़ा सकता है, उसे क्या कहते हैं? मुंशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यह है कि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? एशिया के अंदर जितने भी देश आते हैं, उन देशों की संस्कृति को जानने वाले, उसकी भाषा को जानने वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्राच्यवादी। क्या कहलाते हैं? प्राच्यवादी कहलाते हैं। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। प्राच्यवादी कौन है या प्राच्यवादी किससे से संबंधित है? तो प्राच्यवादी है ऐसे लोगों से जो एशिया में आने वाले सारे देशों को सारे देशों की संस्कृति को जानते हैं और सारे देशों की भाषा को जानते हैं, प्राच्यवादी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1781 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बनारस में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो 1781 में की गई थी। और मानक भाषा से अलग किसी राजस्थानीय भाषा या बोली के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? जो मानक भाषा, जैसे कोई भी भाषा किसी क्षेत्र में चल रही है, उस भाषा के अलावा किसी शब्द का इस्तेमाल करना, मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के किसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है वर्नाकुलर शब्द का। किसका किया जाता है? वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नरेंद्र सिंह चौहान जी कैसे हैं आप? एमएस जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्नाकुलर शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और आप बता सकते हैं कि मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए। जैसे राजस्थान की जो स्थानीय भाषा है वो तो है राजस्थानी मारवाड़ी, और वैसे यहाँ की हम जनरली क्या बोलते हैं? हिंदी ही बोलते हैं। तो यहाँ कोई मारवाड़ी भाषा का जो शब्द है उसे हम वर्नाकुलर कह सकते हैं। कौन भारत को एक असभ्य देश मानता था? कौन था जो भारत को एक असभ्य देश मानता था? एक ऐसा इतिहासकार कौन था जो भारत को असभ्य देश मानता था? तो वो थे थॉमस बेबींगटन मैकाले। मैकाले जो थे वो भारत को असभ्य देश मानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत में जो है वो इंग्लिश शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी पढ़कर ही भारत के लोग जो है वो सभ्य बन सकते हैं। अंग्रेजी पढ़कर ही भारत के लोग जो है वो क्या बन सकते हैं बाबूलाल जी? सभ्य बन सकते हैं, वरना वो लोग सभ्य नहीं बन सकते हैं। रीना गौतम जी कैसे हैं आप? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। किसने कहा कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय का केवल एक खाने का अर्थ क्या होता है? रैंक। जैसे ये पुस्तकालय के अंदर ऐसी रैंक बनी होती है ना जिसमें किताबें रखी हुई होती है,
तो किसी एक खाना ही भारतीय और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये बात कहने वाले कौन थे? थॉमस बेबींगटन मैकाले जो थे वो एक थोड़े घमंडी प्रकार के व्यक्ति थे और उनका ये मानना था कि सभी देशों में और सभी संस्कृतियों में जो अंग्रेजी संस्कृति है वो ज्यादा जो है वो क्या है, ज्यादा क्या है, महान है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेहतर है। बाकी वो सभी संस्कृतियों को क्या मानते थे? बाकी सारी संस्कृतियों को वो जो है वो तुच्छ मानते थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि भारत के जो लोग हैं वो बड़े ही असभ्य टाइप के लोग हैं और यहाँ की जो संस्कृति है वो भी असभ्य है। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें जो है वो क्या दिया जाना चाहिए? यहाँ के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे कि उनमें सभ्यता आए और वो सभ्य बने। ठीक है, ताकि वो क्या बने? सभ्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1835 में किया गया था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित। और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसने पारित किया था? तो यही था थॉमस बेबींगटन मैकाले। इसकी एक सोच के कारण आज भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा को हमें पढ़ना पड़ता है। वैसे मुझे तो बचपन से ही अंग्रेजी भाषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और अभी भी नहीं लगती है। तो मैकाले का ये जो दृष्टिकोण था कि अंग्रेजी भाषा महान है और अंग्रेजी संस्कृति अच्छी है, इसलिए उन्होंने भारत के लोगों के लिए भी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू करने का प्रयत्न किया और वो सफल भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, वुड डिस्पैच है। वुड डिस्पैच क्या है? तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा, यानी एक आदेश भेजा, एक जो है वो जो आदेश पत्र भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड, कौन थे? चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच कहा गया। जैसे मान लीजिए नरेंद्र है और नरेंद्र जो है वो एक स्कूल के अंदर क्या है? एचएम है, हेड मास्टर है। अब मान लीजिए यहां से डीओ साहब जो है वो डीईओ एक संदेश लिख के भेजेंगे, तो वो किसके नाम लिख के भेजेंगे? श्रीमान नरेंद्र जी, आपके विद्यालय में जो है वो इस प्रकार के परिवर्तन करने हैं या ये योजना लागू करनी है। तो इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, तो लंदन से एक संदेश भेजा गया भारत के अंदर और यहां पर जो थे वो कौन थे? वुड डिस्पैच थे। इनके नाम से संदेश भेजा गया कि भारत में किस प्रकार से जो है वो शिक्षा को क्रियान्वित करना है। इसीलिए ये जो नोट था जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भेजा था भारतीयों के लिए, उसे वुड, चार्ल्स वुड के नाम पर क्या कहा गया? वुड डिस्पैच कहा गया। और इस वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है। मैंने हर क्लास की पीडीएफ अपलोड की है। जो क्लास यहां पर हुई है उन सभी क्लासों की पीडीएफ अपलोड की है। जिस दिन कोई टॉपिक पूरा नहीं हुआ है उस दिन पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, उसकी पीडीएफ अगले सेशन के साथ कंप्लीट एक साथ जो है अपलोड हुई है। तो जितने भी सेशन हुए हैं सबकी पीडीएफ अपलोड हुई है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के औपनिवेशिक शिक्षा ने करो, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। तो ये बात कहने वाले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। किसने कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा में, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता पैदा कर दी है? तो महात्मा गांधी ने यह बात कही। महात्मा गांधी के शिक्षा के बारे में क्या विचार थे? तो महात्मा गांधी का विचार था कि केवल भारतीय भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। और जो आधुनिक शिक्षा नीति 2020 है, 2020 की जो शिक्षा नीति है वो भी यही कहती है कि शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में, ताकि मातृभाषा में बच्चा अपने विचारों को और बेहतर तरीके से जो है प्रकट करता है और चीजों को और अच्छे तरीके से समझता है।
रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना जो है वो कब की थी? तो 1901 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन अपने आप कौन सी जाति के मानते थे? ये क्या है? कौन अपने आप को अपने आप को कौन अपने आप को श्रेष्ठ जाति के मानते थे? तो ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। सॉरी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो कोलकाता में की थी। और सती प्रथा के खिलाफ किसने समाज सुधार कार्य किए? राजा राम मोहन राय ने। और सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1829 के अंदर रोक लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके प्रयास से 1856 में विधवा विवाह के खिलाफ कानूनी बनाया गया या कानून पारित किया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ये बात है 1856 की। और आप सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस 1857 की क्रांति का तत्कालिक सामाजिक कारण क्या था? हमारे समाज में एक रूल था, हिंदू धर्म में खास तौर पर, कि अगर किसी कन्या का जो विवाहित है, किसी लड़की का अगर विवाह के बाद उसका पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वह दोबारा विवाह नहीं करेगी और एक बड़ी ही कष्टपूर्ण सादा सा सिंपल सा जो है वो जीवन व्यतीत करेगी। अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता है, एक सेकंड रुकना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या आता है। देखो, किसके प्रयास से 1856 में? हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था कि हमारे समाज में एक ये रूल था। रूल क्या था हमारे समाज का? हमारे समाज में ये रूल था कि अगर किसी लड़की, क्योंकि एक तो देखो, एक 16, 15, आजकल इस उम्र में विवाह होता है जनरली। आजकल तो 22, 23, 25, 30 साल में भी विवाह होता है, लेकिन आज से 20, 30, 50 साल पहले जब जाते हो आप, 1850 के करीब जाते थे, तो लगभग 7, 8, 9 साल की, 4, 5 साल की, 6 साल की, यानी बाल्यावस्था में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। और ऐसे ऐसे विवाह होते थे कि जो लड़का कहें या ताऊजी कहें, मुझे तो समझ में नहीं आता, जो वर होता था उसकी एज होती थी 25, 26, 30 साल की, और जो कन्या होती थी, लड़की होती थी, उसकी जो एज होती थी वो होती थी 7, 8, 9 साल की। आपने एक मूवी देखी होगी प्रेम रोग, अगर नहीं देखी है तो जब भी फुर्सत मिले, ऐसा नहीं है कि मूवी देखनी नहीं चाहिए, चाहे आप कितनी भी आईएएस की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में हमें चीजों को, थोड़े दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए कभी कभी मूवी देख लेने से कोई हर्ज नहीं है। अच्छी बेहतरीन मूवी देखेंगे तो अगर आप प्रेम रोग मूवी को देखेंगे तो उसमें उस मूवी का जो मेन उद्देश्य है वही यह है कि इस समय, इस दौर में एक विधवा, एक महिला का जो जीवन था वो कैसा होता था, है ना, पति की मृत्यु के बाद। तो उस मूवी को देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो अब 1856 के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो है वो क्या हो गया, विधवा विवाह पर जैसे ही रोक लगी, यानी विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिला,
और विधवा विवाह को जैसी अनुमति मिली, समाज में विधवाओं ने विवाह करना शुरू किया, तो अचानक जो समाज है उसमें एक जो है वो बदलाव आया। और ये बदलाव हालांकि अगर दृष्टिकोण से देखें महिलाओं के लिए तो ये एक अच्छा बदलाव था, लेकिन लोग जो थे, पुरुष प्रधान जो समाज था, वो इसे अच्छा नहीं मानता था। जैसे हाल ही में 2-3 साल पहले कानून जो था वो बना ट्रिपल तलाक वाला। तो ट्रिपल तलाक जो कानून है वो अगर महिला के दृष्टिकोण से देखते हैं हम, तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर एक महिला को कोई 3 बार अगर तलाक 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 कहकर अगर उसको छोड़ देता है, तो उस महिला के साथ कितनी ज्यादा जो है समस्या आती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। और सरकार ने कानून बनाया इस पे, तो महिलाओं के दृष्टिकोण से तो ये अच्छा था, लेकिन फिर भी समाज के कुछ लोगों ने ये कहा कि ये कानून जो है वो किसी एक समाज के लिए, समाज को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक ऐसा ही और इससे कई गुना ज्यादा का जो सिस्टम बना था वो बना था 1856 में, जब ये कानून बना कि विधवा विवाह हो सकता है। तो उस टाइम के जो लोग थे, जो पुरुष लोग थे, उन्होंने इसका बड़ा जो है वो विरोध किया, सबसे ज्यादा विरोध किया। और ये 1857 की क्रांति का तत्कालिक सामाजिक कारण बना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और महाराष्ट्र में लड़कियों के स्कूल किसने खोले थे? लड़कियों के लिए जो स्कूल खोले थे वो ज्योतिबा राव फूले ने। ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया। ये ज्योतिबा राव और इनके पत्नी, इन दोनों ने मिलकर महिला शिक्षा, कन्या शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रयास किए। कोलकाता और पटना में कितने मुस्लिम लड़कियों के लिए किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो एक नाम आता है बेगम रुकिया सखावत हुसैन। इसने मुस्लिम लड़कियां, आज देखो 2022 में हम जी रहे हैं, आज भी मुस्लिम लड़कियों में शिक्षा का अभाव है। यानी आप देखोगे तो ये मान के चलिए कि आज भी तहसील स्तर के लेवल पर भी आप जाओगे तो मुस्लिम लड़कियों की तुलना जो बहुत कम है शिक्षा में। जनरली हाँ, प्राइमरी शिक्षा में फिर थोड़ा ठीक है, लेकिन हाई एजुकेशन में मुस्लिम लड़कियां आज भी कम हैं। तो ये प्रयास कब से चला आ रहा है देख लीजिए, मुस्लिम लड़कियों को विवाह के लिए स्कूल के लिए मोटिवेट करना। और शिक्षा ही वो हथियार है, चाहे आप किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से, किसी भी जाति से संबंध क्यों ना रखते हो, चाहे आप एसी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जिस कास्ट ने, देखिए आप सबसे अच्छा उदाहरण देखिए कि भील, मीना, गरासिया, सहरिया, ये सारी की सारी आदिवासी जातियां थी, लेकिन मीना जनजाति ने शिक्षा के दामन को चुना, उन्होंने शिक्षा को चुना। और मीना जाति ने जैसे ही शिक्षा को चुना, आज आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जनजातियों के अंदर मीना जनजाति के लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, जबकि भील, ग्रासिया, सहरिया आज भी जो है वो पीछे है और मीना जनजाति उनसे कहीं आगे निकल आई है। ये किसके कारण हो पाया? अगर वो ये सोचते थे कि हम तो आदिवासी हैं, हमें नहीं करना चाहिए, तो वो भी पीछे रह जाते। तो याद रखिए, चाहे आज आप किसी भी धर्म में क्यों ना विश्वास रखते हो, आप अपने जनरेशन में, ठीक है, आपके माता पिता, दादा दादी किसी भी तरीके का दृष्टिकोण रखते होंगे, लेकिन आज आप अपने भाई बहनों में, अपने बच्चों में, अपने परिवार, आस पड़ोस में शिक्षा को और बढ़ावा दीजिए, मोटिवेट कीजिए लोगों को कि वो अपनी घर में लड़कियों को पढ़ाए। क्यों? ज्योति जी कैसे हैं आप? हेलो। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आता है कि स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब किसने प्रकाशित की? स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की गई, ताराबाई शिंदे पुणे से थी ये, इन्होंने की। किस महिला विद्वान का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? ये रमाबाई का मानना था। क्यों ऐसा क्यों मानना पड़ा, ये ऐसा क्यों मानती थी? तो मैंने आपको बताया ना कि आप प्रेम रोग मूवी देखिए और उसमें देखिए कि किस प्रकार से हिंदू धर्म में महिला के साथ अन्याय होता था। जब वो विधवा हो जाती थी, उसके बाल नोच लिए जाते थे, उखाड़ दिए जाते थे सारे सर के बाल, सफेद या काली साड़ी, चाहे आप किसी भी ऊंचे घराने में क्यों ना हो, लेकिन आपको एक अलग कमरे में रहना पड़ता था, नीचे चटाई बिछा के सोना पड़ता था, आपको ठंडी बासी रोटियां मिलती थी, बिल्कुल सादा भोजन मिलता था, आपके भोजन में नमक, मिर्च, तेल वगैरह कुछ नहीं होता था, आप कुछ भी चटपटा नहीं खा सकते हो।
बाल नहीं रख सकते हो, घर के बाहर नहीं जा सकते हो, आपके घर में शादी है, प्रोग्राम है, बच्चा हुआ है, आप उन सारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते हो। इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आ जाती थी कि इससे अच्छा तो मरना बेटर है। विधवाओं का जीवन बड़ा कठिन रहा है एक समय में। तो रमाबाई ने इसीलिए कहा कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम में लड़के और लड़की की आयु क्या रखी गई? लड़का 18 वर्ष और लड़की 16 वर्ष। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इसीलिए तो वो गाना बना था कि तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, 1-2 बरस जरा दूर रहना, है ना। वो गाना जो बना था वो इसलिए बना था क्योंकि पहले थोड़ी ही एज जो थी वो कम थी, 16 और 18 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा हंसी। मध्य भारत में संताना में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो घासीदास नामक एक क्रांतिकारी ने। ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था 1827 में। ज्योतिराव फूले का क्या मानना था? उनका मानना था कि ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिराव फूले ने लिखी थी 1873 में। कौन सी पुस्तक लिखी थी ज्योतिराव फूले ने? गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। देखिए 3 किताबें हैं ज्योतिराव फूले की। एक तो ये गुलामगिरी है, गुलामगिरी, ये गुलामगिरी है। मूल जो इनकी पुस्तक है वो तो किसमें है? मराठी भाषा में है, बट ये इसका हिंदी ट्रांसलेट है। गुलामगिरी है एक तो, दूसरी इनकी एक जो है वो पुस्तक है किसान का कोड़ा। क्या है? किसान का कोड़ा। और एक इनकी जो है महात्मा ज्योति फूले जीवन और मिशन, ये किताब इन्होंने नहीं लिखी है, ये तो लिखी गई है दूसरे लेखकों के द्वारा। और ये 2 पुस्तकें जो है वो ज्योतिराव फूले ने जो है वो लिखी है, गुलामगिरी और किसान का कोड़ा। तो ये पुस्तकें हैं जो ज्योतिराव फूले ने जो है वो लिखी है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है, अंबेडकर ने किस परिवार में जन्म लिया? तो महार जाति में। और महार जाति उस समय नीची जाति समझी जाती थी। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? तो 1927 में। ये हाँ। कौन वेद पुराण और भागवत गीता तथा रामायण के कटु आलोचक थे? यानी एक ऐसे विद्वान हुए हैं, नाम है इनका E.V. रामास्वामी नायकर। इनको पेरियार भी कहा जाता था। ये वेद पुराण गीता रामायण महाभारत इन सब के क्या थे? कटु आलोचक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 1867 में मुंबई में की। वेद समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी? ये क्वेश्चन यहाँ पर वेद, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। वेद समाज की स्थापना ये की गई थी मद्रास में 1864 में। सिंह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अमृतसर में की गई थी 1873 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंह सभा। आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। आर्म्स यानी आप हथियार नहीं रख सकते हो। भारतीयों के लिए कानून बनाया गया कि आप हथियार नहीं रख सकते हो। सही करने का मौका मिलेगा 18 के बाद, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और उत्तर आता है यहां पर 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्म्स एक्ट क्या है? तो भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं, हथियार रखने का अधिकार उनसे छीन लिया गया इस एक्ट के तहत। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो ये 1878 में ही पारित किया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या प्रावधान करता है? इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। मान लीजिए एक सत्ता यानी जिसका सरकार है उसके खिलाफ किसी अखबार में, किसी न्यूज चैनल में, क्योंकि उस टाइम प्रिंट मीडिया ही था, टीवी मीडिया तो था नहीं, तो अगर किसी ने सरकार के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक छापा यानी उसकी आलोचना छापी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस को
और उसकी सारी संपत्ति को क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या आता है। इल्बर्ट बिल कब लागू किया गया? इल्बर्ट बिल 1883 में। और देश में 72 प्रतिनिधियों की सभा मुंबई में कब बुलाई गई? 1885 को। और कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और कांग्रेस के प्रारंभिक नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम। कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? सेवानिवृत्त अफसर था एक अंग्रेज, ए.ओ. ह्यूम की। किस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी? तो एक पुस्तक थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पुस्तक का जो नाम था वो क्या था? पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निवेदन की राजनीति की आलोचना किसने की? कांग्रेस का एक जो पहला दौर था 1885 से शुरुआत में, वो निवेदन की राजनीति का दौर था। कैसी राजनीति का दौर था? निवेदन की राजनीति का दौर था। और इसमें क्या किया जाता था? निवेदन किया जाता था, हमारा ये काम कर दीजिए, हमारी ये मांगे मान लीजिए। तो इसकी आलोचना किसने की थी? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने। किसने कहा कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए? तो ये भी बात विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय यानी लाल बाल पाल ने कही। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का। और बंगाल विभाजन कब हुआ और किसने किया? तो 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया। बिहार उड़ीसा किसके हिस्से थे? तो ये दोनों ही बंगाल के हिस्से थे इस समय। बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने कौन से अखबार का संपादन किया था? तो केसरी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, केसरी का संपादन किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? 1906 में ढाका के अंदर। याद रखना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मेरी आवाज नहीं आ रही है? ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें, आपको आवाज सुनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है यह है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य 1916 में कौन सा समझौता होता है? लखनऊ समझौता। गांधी जी ने कितने वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने नटाल कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस? नटाल कांग्रेस की स्थापना कहां की थी? तो 1895 में दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने शुरुआती तौर पर कौन सा आंदोलन में भाग लिया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन में। गांधी जी ने रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह कब किया? 1919 में। और किस कानून को शैतान की करतूत, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शैतान की करतूत कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को शैतान की करतूत कहा जाता है। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि सर तो बहुत तेज तेज चल रहे हैं, तो बिल्कुल मैं तेज चल रहा हूं, क्योंकि बात वही है, पिछली बार जैसे हम जब आरबीएससी कर रहे थे तब भी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि तेज चल रहे हैं। मेरा टारगेट ये है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको एनसीईआरटी का हिस्ट्री कंप्लीट करवा के फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी शुरू करूं। इसीलिए जल्दी से, क्योंकि अब इसमें समझाने वाली बात कुछ ज्यादा है नहीं, आपको केवल इनको अच्छे से पढ़ना है, जितना ज्यादा हो सके इनको याद करना है। और एक बिल्कुल साधारण भाषा में कहो तो इनको रट्टा मारना है आपको। हालांकि रटना एक अच्छी विधि नहीं है, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से ठीक है भाई, पेपर तक आपको याद रहना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए थोड़ा तेज चल रहा हूं। मेरा टारगेट है कि पिछले महीने जो सेशन नहीं हुए अप्रैल के माह में, उनको अब कवर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा तेज चलकर हम ये सारे सेशन जो है वो पूर्ण करवाएं, ताकि आप और जल्दी और ज्यादा चीजों को पढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा आप याद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, गांधी जी के आह्वान पर किस दिन को अपमान या
यातना दिवस के रूप में मनाया गया। 6 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? रोलक सत्याग्रह था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसने किया? 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 को जनरल डायर के आदेश पर किया गया था, बैसाखी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की। और खलीफा का पद कहां था जिसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था? तुर्की के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1921-22 के अंदर चला। वन सत्याग्रह कहां किया गया था? आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले के आदिवासियों द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, वन आंदोलन याद रख सकते हो आप। चोरी चौरा कांड आप जानते हो, फरवरी 1922 चोरी चौरा कांड की कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया था? असहयोग आंदोलन। चोरी चौरा कांड में कितने पुलिस अधिकारी को जिंदा जला दिया गया था? 22 पुलिस अधिकारियों को जला दिया गया था। और चोरी चौरा कांड का मुख्य कारण क्या था? पुलिस द्वारा किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 में। और 20वीं शताब्दी की दो महत्वपूर्ण घटना, एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और एक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग के बाद किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब और किसके द्वारा की गई? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। किसने कहा कि बहरी या बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है? भगत सिंह ने यह बात कही। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई? 1928 के अंदर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। लाला लाजपत राय की हत्या करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कब और किसने की? तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने की। भगत सिंह ने अपने किस होता है यहां पर? भगत सिंह ने अपने किस साथी के साथ विधान परिषद में बम फेंका? बटुकेश्वर दत्त, बीके दत्त। भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंका 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च को और 23 वर्ष की आयु में। देख लीजिए, सहयोग देख लीजिए, 23 मार्च 23 वर्ष की आयु। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई? 6 अप्रैल 1938 को। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ कितने किलोमीटर की दूरी तय की दांडी यात्रा में? 240 किलोमीटर की। और अंबाबाई का संबंध कहां से था? कर्नाटक में अंबाबाई थी जिसने क्रांति में या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। जी रणजीत जी पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन शुरू करेंगे आरबीएससी के भी, और टॉपिक वाइज शुरू करेंगे क्वेश्चन सारे के सारे, और टॉपिक वाइज डिटेल सेशन भी शुरू करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1935 में किस सेक्टर में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन में पुलिस ने कितने लोगों को गोली मार दी? 1000 लोग लगभग। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1944। मुस्लिम लीग
ने स्वतंत्र राज्य की मांग की 1940 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने श्री राजगोपालाचार्य। ये क्वेश्चन ठीक है, पूछा जा सकता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1931 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा और क्यों मनाया गया? पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा। और 1920 में लखनऊ समझौते में मुख्य भूमिका थी मोहम्मद अली जिन्ना की। किसकी थी? जिन्ना की थी। देखिए 10वां जो चैप्टर है वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि उसमें 1947 के बाद की हिस्ट्री है। और हमारे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रीट हो, 1947 के बाद की हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी नहीं है कि 1947 के बाद क्या हुआ। बस भारत की आजादी तक का ही इतिहास हमें जनरली पूछा जाता है। तो इसीलिए 10वां चैप्टर हम आपको नहीं करवा रहे हैं, बाकी सारे चैप्टर हम आपको करवा चुके हैं। ये कक्षा 8 कंप्लीट हो चुकी है। कल कक्षा 8 का कंप्लीट एक साथ वीडियो प्लस कंप्लीट आपको जो है वो मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। तो कल दोनों चीज आपको जो हो एक साथ ही मिल जाएगी, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो। और अगर आप इस परिवार के सदस्य अभी नहीं बने हैं, परिवार में नए हैं, तो बिल्कुल परिवार के साथ जुड़िए अपने बेहतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। और हम यहाँ पर जो डाटा करवा रहे हैं वो आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं मिलेगा, चाहे आप 50,000 रुपए दे के पढ़ रहे हो, चाहे आप 1 लाख रुपए दे के पढ़ रहे हो, चाहे आप 1,000 रुपए दे के पढ़ रहे हो। आप चाहे किसी भी राजस्थान के कितने भी बड़े कोचिंग में या कितने भी छोटे कोचिंग में क्यों ना पढ़ रहे हो, ये मेरा दावा है कि ये जो डाटा है आपको कोई नहीं देगा। और ये भी दावा है कि कोचिंग करने वाला हर दोस्त आपका जब ये डाटा देखेगा, आपका कोई भी दोस्त जो कोचिंग में पढ़ता है और आपसे जब वो मिलेगा, आप उसको दिखाना अपना रजिस्टर। और जो बच्चे पीडीएफ का वेट कर रहे हैं, पीडीएफ तो मैं दूंगा, लेकिन मैं आपसे पर्सनली ये चाहता हूं, अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप एक एक क्वेश्चन को लिखो, पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकलवाओ या ना निकलाओ आपकी मर्जी है, बट उसको अपनी बुक पुस्तक में आप रजिस्टर में लिखो। एक एक क्वेश्चन लिख लो आप। अगर आप हाथ से लिखोगे तो आपको याद बहुत ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा याद होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही, बट मैं आपसे पर्सनली चाहता हूं, तो जो बच्चा मेरा कहना मानना चाहता है वो मान सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं सुबह 8:30 बजे, तब तक के लिए